हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कल हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, श्वसन प्रक्रिया के बारे में। आज कल फिर ये होमवर्क भी दिया था। ये होमवर्क आप ही ने करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपके लिए है होमवर्क। नेक्स्ट जो जैविक प्रक्रम है वो परिवहन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश में इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की व्यवस्था परिवहन कहलाती है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर में परिवहन सिस्टम होता है, चाहे वो पौधा है चाहे वो जंतु है। उसके शरीर में तरल पदार्थों का परिवहन और रक्त का परिवहन, लसिका का परिवहन, जल का परिवहन किस तरीके से होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है, वो हम परिवहन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले पौधों में परिवहन, चूँकि पौधे सजीव होते हैं उनमें भी परिवहन तंत्र पाया जाता है, उनका एक सिस्टम होता है। और नाइन्थ के ऊतक वाले पार्ट में पिछले साल कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि पौधों में जो परिवहन तंत्र है वो संवहन ऊतकों के द्वारा निर्मित होता है। संवहन ऊतक यानी कि जो लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। तो दो प्रकार के संवहन ऊतक पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऊतक को दारू ऊतक भी कहा जाता है और जाइलम ऊतक पौधों की जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। इनका कार्य है जड़ जो मिट्टी के द्वारा मिट्टी के अंदर जाके जो पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती है, उस जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। दूसरा परिवहन ऊतक होता है पौधों में फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य है, क्योंकि पत्ती पौधों का रसोई घर होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में ही होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां जो भोजन निर्माण करती हैं सुक्रोज के रूप में और ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाना, यानी कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तक ये खाना पहुंचाना। तो पौधों में परिवहन व्यवस्था जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है। नाउ कम टू मानव में परिवहन, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से मानव श्वसन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे मानव में परिवहन। मानव शरीर के अंदर परिवहन सिस्टम किस तरीके से बिल्टअप हो रखा है। तो मानव में मुख्य परिवहन तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि हमारे शरीर में खून का दौरा होता है। ऐसे तुमने भी सुना होगा कि खून का दौरा होता है हमारे शरीर में। और मानव शरीर में रुधिर यानी कि रक्त और रक्त यानी कि खून, सभी अंगों को ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन जो कि ग्लूकोज के रूप में जाता है और अन्य रसायन जो हार्मोन और एंजाइम होते हैं उसको लाने और ले जाने का कार्य खून करता है। और खून को पूरे शरीर में दौड़ाने का कार्य परिवहन तंत्र करता है मनुष्य के शरीर में, और इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बेसिकली मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार की संरचनाओं से निर्मित है। नंबर 1 मानव हृदय, मानव रुधिर, मानव हृदय, और तीसरा रुधिर वाहिकाएं। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है मनुष्य का, वो 3 चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें रुधिर परिसंचरण तंत्र समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मानव रक्त, खून की संरचना। तो खून की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ें तो कॉमनली हम लोगों को सामान्य रूप से जो ज्ञान आप लोगों को प्राप्त है वो ये है कि खून लाल रंग का होता है, क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है, कहीं पे कट फट जाता है तो खून बहता है, ठीक है। तो ये तरल अवस्था में पाया जाता है। और कक्षा 9 में हमने पढ़ा था तरल संयोजी ऊतक के बारे में। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल यानी क्योंकि ये द्रव्य अवस्था में होता है, संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं से मिलकर बनता है। संयोजी यानी कि जुड़ के बनना, संयोजन होना, जुड़ना। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे खून में, जो कि नंबर 1 है प्लाज्मा, ये तरल अवस्था है जिसके अंदर बाकी की 3 कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा। नंबर 2 लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तीसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और नंबर 4 है प्लेटलेट्स। तो ये 4 प्रकार की कणिकाओं से हमारा खून बना हुआ है। कणिकाएं बेसिकली 3 होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, जो ये तीनों की तीनों प्लाज्मा नाम के तरल द्रव पदार्थ में
तैरती रहती हैं और इन चारों से मिलकर मानव रक्त बनता है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा एक तरल आधार द्रव है। आधार का मतलब बेस, जिससे कि मुख्य रूप से खून का निर्माण हो रहा है। तो प्लाज्मा एक तरल आधार द्रव है जिसमें 3 उपरोक्त कोशिकाएं तैरती हैं। कौन सी? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इसमें 90% तक जल होता है। द्रव अवस्था में ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें 90% जल है। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक खून को पहुंचाती हैं। ये लाल रंग की होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ये लाल रंग की होती हैं और इनका मुख्य कार्य है फेफड़ों से खून के जरिए ऑक्सीजन को शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाना। तीसरे प्रकार की हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि सफ़ेद, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये फाइटर सेल्स कहलाती हैं, क्योंकि फाइटर यानी कि लड़ाकू, ये लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर को जब कभी चोट लग जाती है या संक्रमण होता है या रोगों से ये हमारे शरीर की बचाव करती हैं, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं इस कार्य को करती हैं। तीसरे प्रकार की कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स। ये कुछ जेल टाइप की होती हैं, थोड़ा सा गाढ़ी और हल्के पीलापन लिए हुए ये कणिकाएं होती हैं और इनका मुख्य कार्य है कि जब चोट लगती है, कटता है, छिलता है, दुर्घटना होती है तो ये हमारे खून को जमने में सहायता करती है। अगर ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम होंगी तो हमारा खून जमेगा नहीं और बहता रहेगा और शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो ये तो हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग हैं 3। मानव रुधिर, नाउ कम्स टू हृदय की संरचना। अब पहले थोड़ा सा रक्त के कार्य के बारे में पढ़ लेंगे कि मानव रुधिर के क्या कार्य हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव जंतु में पाए जाने वाले खून के क्या काम है, क्यों खून इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि खून ऑक्सीजन को शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाता है। दूसरा, जैसे ऑक्सीजन को अंदर लेता है ठीक उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य भी खून करता है। फिर तीसरा है पचे हुए भोजन, जो कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है और उस अवशोषण के पश्चात जो ग्लूकोज बनता है वो खून के जरिए सभी अंगों तक पहुंचता है। तभी हमारे अंगों की ग्रोथ भी होती है, उनको ताकत भी मिलती है। जब कभी ऐसा नहीं होता है तो हम उस अंग के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, कान के पर्दे में इन्फेक्शन होता है, पेट में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कई प्रकार के रोग होते हैं। फिर है रुधिर के कार्य। ये शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हार्मोन और एंजाइम्स को उसके अंगों तक जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का कार्य खून करता है। रोगों से रक्षा करता है खून, क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और हमारे शरीर का ताप बना के रखता है, तापमान बनाने का कार्य भी खून करता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कार्य हैं। दूसरा है मानव हृदय। देखो मैंने बहुत सरल रूप से ये मानव हृदय का चित्र बनाया है। ये कुछ तिकोना सा हृदय होता है हमारा, और एक मुट्ठी के बराबर जितना हमारे हाथ की मुट्ठी है, प्रत्येक मनुष्य का हृदय उसके हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। और ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा था हृदय पेशियों के बारे में। तो हृदय पेशियों से निर्मित होता है हमारा हृदय। 4 कोष्ठ होते हैं हमारे हृदय में, मुख्यतः 2 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। ऊपर के कोष्ठों को आलिंद कहा जाता है, आलिंद, और नीचे के कोष्ठों को निलय कहा जाता है। ऊपर के कोष्ठ भी 2 होते हैं, बाईं तरफ बायां आलिंद, दाईं तरफ दायां आलिंद। उसी तरह से निलय भी बायां निलय और दायां निलय। अब हम यहाँ चित्र में देखेंगे, ये बायां निलय और दायां निलय एक प्रकार की ये लाइन खिंची हुई है जिसे कोष्ठ पट कहते हैं। पट यानी कि दरवाजा। जो निलय है ये दोनों के दोनों बायां और दायां निलय बीच में कोष्ठ पट के द्वारा बिल्कुल सेपरेट हैं। इसका खून इधर नहीं जा सकता, इसका खून इधर नहीं जा सकता। ये एक किस्म से खून के भंडार है निलय। और आलिंद भी बाईं तरफ वाला बायां आलिंद, दाईं तरफ वाला दायां आलिंद। यहाँ पर हम देखेंगे V1, V2, V3, V4, ये वाल्व है। V फॉर वाल्व, वाल्व यानी कि गेट। जैसे गेट पर जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है, उसी तरह से V1 जो वाल्व है वो बाएं आलिंद को बाएं निलय से जोड़ता है, बंद भी करता है और जोड़ता भी है। उसी तरह से V2 जो वाल्व है वो दाएं आलिंद को दाएं निलय से
अलग करता है, ये V2 वाल्व। ठीक, तो 4 वाल्व हैं, V1, V2, V3, V4। बाएं आलिंद से बाएं निलय को अलग करने वाला वाल्व V1 है, दाएं आलिंद से दाएं निलय को अलग करने वाला वाल्व V2 है। अब जो ये हमारा हृदय है, ये हृदय एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे इंग्लिश में पेरिकार्डियम कहते हैं और हिंदी में इसे हृदयावरण झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये धमनियाँ हैं। देखो धमनी दे रखे, महाधमनी, फुसफुसिया धमनी, महाशिरा। तो आगे हम पढ़ेंगे जो तीसरा संरचना है परिसंचरण तंत्र का, वो रुधिर वाहिकाएं। महाधमनी का मतलब सबसे बड़ी धमनी, धमनी का मतलब पाइप, उसी तरह से फुफ्फुसिया धमनी यानी कि पाइप, महाशिरा ये भी एक किस्म की पाइप होती है। तो देखो इस तरफ से धमनियाँ भी है हमारे शरीर में जुड़ी हुई, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, महाशिरा। लेकिन बेसिकली हम देखेंगे कि ये एक त्रिभुजाकार आकृति है मानव हृदय, एक मुट्ठी के आकार का इसका शेप होता है, आकार होता है, और ये धमनियों और शिराओं और केशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। ये दो हृदय आलिंद और निलय में विभाजित होता है।